आज हम फिर अब टॉपिक था हमारा कि स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे हमारे पास जो सबके पास एक क्वेरी होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है ना? और एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है ना? तो ये क्योंकि आप सारे लोगों का एक नया फील्ड है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो स्कोप है ना? जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या स्कोप है फर्दर फ्यूचर। आप एग्रीकल्चर करके आपको क्या बेनिफिट होगा, है ना? किस स्ट्रीम में आप जाओगे, है ना? तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम स्टडी करते हैं, है ना? ओवरऑल जो हमारा जो जीडीपी है, बेसिकली 16% हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है जिसको जीडीपी बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमारा इकोनॉमिक वो है कंट्री का जो जीडीपी है उसमें 16% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। अभी आपने देखा होगा कि कोविड में बाकी सारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो डाउन हो गई और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने पूरा लॉकडाउन में पूरा वर्क किया, पूरा फंक्शनिंग में रहा, है ना? तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी है वो गिरा नहीं, है ना? ठीक है, वो स्टेबल रहा। ओके, वो बढ़ाई पर गिरा नहीं। और अदर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो क्या हो गया आपका, डाउन हो गया। तो जब जीडीपी डाउन होती है कंट्री की तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है ना? तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आपका रोल है आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे देश में है, एक जितने भी हमारे आपका फूडिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, हम प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल, है ना? और फिर उसको सेकेंडरी फॉर्म में उसको आपका वैल्यू एड करके, है ना, आप प्रोसेसिंग करके सो मेनी प्रोडक्ट हम निकालते हैं, है ना? रॉ प्रोडक्ट, उसके लिए रॉ प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है ना? तो जैसे गेहूँ, धान, चावल, सब्जी, फल, फूल, है ना? सारी चीज़ें क्या है, खेती में खेत में होती हैं, है ना? बट इसका सेकेंडरी यूज अगर हम जब रॉ मटेरियल हमारे पास होगा, है ना, तो सेकेंडरी चीज़ें फिर हम इसको ग्रो कर पाते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट हम लेते हैं, है ना? अब जितने भी हमारे जैसे मैं बात करूँ, अचार हो गया, पिकल्स हो गया, ठीक है, जैम, जेली, है ना? जब जैम जेली खानी है तो उसके लिए पहले आपके फ्रूट्स और चाट होने चाहिए, फल उगने चाहिए, है ना? सब्जियां उगनी चाहिए, तभी तो अचार बनेगा, है ना? तो रॉ मटेरियल हमें ही ग्रो करना पड़ता है ना? दूसरी चीज़ जो हमारा लाइवलीहुड है, जो सपोर्ट है ना? ये जो हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो सपोर्ट करता है अबाउट 2 to 3 थर्ड पार्ट, ठीक है, आवर कंट्री पॉपुलेशन का, है ना? तो इसको ये सपोर्ट करता है। अगली चीज़ क्या होती है कि जो इतना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मिंग होती है या एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, है ना, वो इंडस्ट्री क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का, चाहे मैं फार्मिंग सेक्टर में बात करूँ, चाहे हम डेयरी सेक्टर की बात करें, है ना, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, है ना? क्योंकि जब आपके पास कैटल्स होंगे, जब आपके पास जानवर होंगे तो फिर उनसे दूध, मांस, इस तरीके से सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। और उसको फिर प्रोसेस करके दूध होगा तो दूध दूध पीने को मिलेगा, दूध से पनीर मिलेगा, दही मिलेगी, है ना? और दूध कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कैटल्स होने चाहिए, जानवर होने चाहिए, है ना? तो उनको जब हम पालेंगे तब जाके हमको दूध, तो एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री की भी बात करूँ मैं, जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे मार्केट में मिलते हैं, पनीर मिलता है, ठीक है,
आपका सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या कहाँ से बनती हैं, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं और ये आपके रॉ मटेरियल आपका दूध से बनते हैं ना, मिल्क से बनते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और ओवरऑल 58% जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट का इसमें। अब और चार डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई। अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है एग्रीकल्चर की, है ना, जैसे आईटीसी, पेप्सिको, जो चिप्स वगैरह बनते हैं ना, आईटीसी के चिप्स बनते हैं, अंकल चिप्स आईटीसी के आते हैं, है ना। तो आईटीसी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। आशीर्वाद आटा जो है वो आईटीसी का आता है। तो इस तरीके के इंडस्ट्री डेवलप होंगे तो किसान लोग जो ग्रो करेंगे, या जो लोग अपनी खुद की खेती नहीं है, खेत नहीं है, और तो कहीं खेती हो रही है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस तरीके से भी खेती हो रही है, तो उससे क्या होता है, क्षेत्रीय लोगों को या देश में जो लोग हैं उन लोगों को रोजगार मिलता है। और पहले रोजगार क्षेत्रीय लोगों को मिलता है जिस क्षेत्र में वो इंडस्ट्री लगती है ना। आईटीसी की भी बात करूँ, पेप्सिको की भी बात करूँ, है ना, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जिससे आपको रोजगार मिलता है। उसमें हर तरह के लोगों को रोजगार मिलता है, लेबर क्लास से लगा के और साइंटिस्ट तक, है ना। तो जिसकी क्वालिफिकेशन, उसकी जो कार्य क्षमता होगी, उसके हिसाब से ही उसको उस पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना। तो ढुलान जिसको ड्राइविंग आती है वो ट्रक भी चलाएगा, तो ट्रक भी चाहिए, ठीक है। पल्लेदारी, ट्रक में शिफ्ट करना है, उस तरीके के जो पल्लेदारी कर सकते हैं उस तरीके का काम भी मिलता है। उसके बाद जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है, उस तरीके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना। तो ये सारे के सारे लोगों को क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जितना भी जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें 15% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, तो उनका 15% क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, इतना हमारे हमारे कंट्री में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमारे रूरल एरिया होते हैं, है ना, और रूरल एरिया एरिया में जो मार्केट होते हैं, बिगेस्ट मार्केट होती हैं, ठीक है, और लो प्राइस एंड मिडिल प्राइस, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, हर तरह के लोग होते हैं, है ना। तो जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया में क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, ठीक है, वहाँ वो कस्टमर भी मिलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि गाँव के आसपास हाट लगती है ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, सब्जी से लेके कोई भी आइटम है। तो इस तरीके से क्या है, क्षेत्रीय जो ग्रामीण परिवेश है उसका, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग है ना, जितने भी नेशनल लेवल पे, क्योंकि ऐसा होता है कि पंजाब हरियाणा में गेहूँ धान बहुत ज़्यादा होता है ना, बट आपका जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे गेहूँ नहीं होता है ना। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऐसे जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके के डिपार्टमेंट है, मॉनिटरिंग बॉडी है। ये जित जो भी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उन क्रॉप को पूरी कंट्री में, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन करते हैं। तो अ, जिस स्टेट में जहाँ पे जो चीज़ ग्रो नहीं होती है, एप्पल आपका टेम्परेरी जन्म होता है, सेब, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई में सेब नहीं मिलता, महाराष्ट्र में सेब नहीं मिलता, जबकि मुंबई महाराष्ट्र में सेब नहीं होता है ना। तो ये गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बॉडी होती हैं जो सपोर्ट करती हैं और एक रोटेट करती हैं प्रोडक्ट को, है ना। हर जगह हर चीज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये फूड का मामला है, और प्रॉपर हेल्थी फूडिंग मटेरियल आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी स्टेट में, है ना। ओके, तो इस तरीके से वो आपका सिक्योर, है ना, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम उसमें
देखते हैं। अदर अलाइड सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ही ब्रांचें हैं। तो बेसिकली अगर मैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करूँ, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पोमोलॉजी होता है, ओलोरिकल्चर होता है। पोमोलॉजी बोलते हैं फ्रूट विज्ञान को, फल विज्ञान को। ओलोरिकल्चर बोलते हैं वेजिटेबल साइंस को या वेजिटेबल विज्ञान को, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं जिसमें हम पशुपालन करते हैं, है ना। और डेयरी, डेयरी जो है, जो एनिमल, जो कैटल्स होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उसमें हम डेयरी की, डेयरी टेक्नोलॉजी, इस तरीके से हमारा डेयरी इंजीनियरिंग, इस चीज़ में हमको अपॉर्चुनिटी वो मिलता है। अनदर होता है जैसे फिशरीज, जो मछली पालन होता है। मछली पालन का भी बहुत बड़ा रोल है ना। ये भी हमारे जो देश के अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इन सारी चीज़ों का ओवरऑल जो कंक्लूजन है, ओवरऑल क्या है, इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी की कंडीशन हेल्थी, और जितने भी, क्योंकि ये सारे के सारे जो सेक्टर हैं, है ना, इससे क्या होता है, आपका हेल्थी फूड और न्यूट्रिटिव आपका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ओवरऑल कंट्री और अपना जो रूरल मास है ना, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके विकास में इसका योगदान होता है ना। दूसरा, जितने भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हम चाहे जो इंडस्ट्री लगाएं या जो भी हम काम करें, ओके, चाहे हम इंडस्ट्री लगाएं, फिशरीज में बात करें, एनिमल हस्बेंड्री में, हॉर्टिकल्चर में, जो भी हम सेटअप लगाएं, एज वेल एज एंड फूड प्रोसेसिंग, है ना, जैम, जेली, अचार, इस तरीके के जितने भी हम इंडस्ट्री अगर हम लगाते हैं, जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, आपका माजा वूजा जो आता है, या आपका स्क्वेज आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वेज, ये एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम इन सारे क्रियाकलापों में, इन सारे कामों को एक इकोलॉजिकल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, और सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू, हमें हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है ना, और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचना, करना भी है, और नुकसान भी ना हो पूरा, और इसका डेवलपमेंट भी हमें करना है, क्योंकि हम आ, अनाज नहीं उगाएंगे, डायरेक्ट इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगे, इस तरह के अगर रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा रुकना भी नहीं है, और सस्टेनेबल वे में, जीवन निर्वाह वे में हमको सारी चीज़ें डे बाय डे, टाइम टू टाइम आपको अपने आप को मेंटेन करना है, ठीक है, और इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे, और जीवन स्तर भी ठीक रहे, और सारे लोगों को, पूरी लोगों को आपको हेल्थी फूड मिले, है ना, और हमारा पर्यावरण भी दूषित ना हो, है ना, पर्यावरण को कोई हानि नहीं होनी चाहिए किसी भी ऐसे काम करने से, है ना। तो सारी चीज़ें हमको करनी है, बट बैलेंस वे में, केयरफुली, सस्टेनेबल वे में, और पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस वे में हमको सर्वाइव करना है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। माय वॉइस इज ऑडिबल? वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. ओके ओके Yes, ओके sir. ओके ओके। Another topic discuss about branch of agriculture. सो हमारे पास कुछ मेजर ब्रांच हैं, जिसमें हम इस एग्रीकल्चर की 4 साल की डिग्री में इनसे रिलेटेड कोर्स, और जितने जो भी ये सब्जेक्ट, जो भी ब्रांच है, इन ब्रांचों में स्पेशलाइजेशन है, एमएससी और पीएचडी में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ब्रांचें होती हैं, पहले हम एग्रोनॉमी की हम बात करें। एग्रोनॉमी जो है, ये ग्रीक वर्ड है ना, एग्रोनॉमस। एग्रोस मीन्स सॉइल एंड नोमस मीन्स कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन, सॉइल के ऊपर हम जो भी प्लांट ग्रो करते हैं। बेसिकली इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं, ओके, लाइक इंक्लूडिंग फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर एंड ऑयल सीड क्रॉप।
सरल और सिंपल भाषा में एग्रोनॉमी को हिंदी में शस्य विज्ञान बोलते हैं। एग्रोनॉमी में हम एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस, इसमें स्टडी अबाउट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ओके। इसमें हम एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत आता है ये, और इसमें हम जो अध्ययन करते हैं बेसिकली खाद्यान्न फसल, ओके, अनाज वाली फसलें, ठीक है, चारे वाली फसलें, जूट वाली फसलें, है ना, और शुगर, जैसे आपका शुगर केन वगैरह, ठीक है, और ऑयल, आपका तेलिया और वाली फसलें, जैसे आपका ग्राउंड नट हो गया जिसको मूंगफली बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, है ना, सोयाबीन बोलते हैं। इस तरह की फसलों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं एग्रोनॉम, ठीक है। यह कृषि विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, ये कृषि विज्ञान की एक ब्रांच, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। देन अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, अनदर ब्रांच हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हम स्टडी अबाउट लाइक प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लावर क्रॉप, ऑर्नामेंटल क्रॉप, स्पाइसेस, कंडिमेंट्स एंड बेवरेज आल्सो, ओके। इसमें हम जो अध्ययन करते हैं, फूड क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, फ्लावर का अध्ययन करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट जो भी हमारे डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स चाहे हम फ्लावर की बात करें, ओके, चाहे हम डिफरेंट टाइप ऑफ पाम की बात करें, है ना, इस तरीके के जितने भी डेकोरेशन बोनजाई की बात करें, इसका हम अध्ययन करते हैं। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स, इसमें हम मसाले, है ना, मसाले भी दो तरह के होते हैं, है ना, एक स्पाइसी होते हैं, ठीक है, एक कॉन्डिमेंट्स होते हैं जिनमें हम खुशबू के तौर पर हम यूज़ करते हैं, है ना, फ्लेवर टेस्ट जिसमें डेवलप। बेवरेज बोलते हैं जितने भी हमारे प्रोसेसिंग प्रोडक्ट होते हैं, चाहे हम जैम की बात करें, जेली की बात करें, ये सारे बेवरेज आइटम में आते हैं। तो इस चीज़ की हम अध्ययन करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। इसमें हम उन क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, उन प्रोडक्ट, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, है ना, प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करते हैं, जो पेरेनियल ट्री टाइप के होते हैं, ठीक है, और सप्लाइंग लाइक वुड, ठीक है, लकड़ी, जो हमारी इमारती लकड़ी होती है जैसे टिम्बर, रबड़, एक्सेट्रा। तो वन विभाग जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट, इसमें हम बेसिकली आपके जो ट्री नेचर प्लांट होते हैं, है ना, जिस जो हमारी इमारती लकड़ियाँ होती हैं, जिस इसमें हम उन चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट्री अपने आप में एक अलग, आगे जाके एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। इसमें बीएससी, एमएससी, पीएचडी होती है, इनमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे सिल्वीकल्चर, ट्री डेंड्रोलॉजी, है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारी इनके भी ब्रांचें हैं फॉरेस्ट्री की, है ना। तो इसमें बेसिकली हम जो अध्ययन करते हैं, पेरेनियल नेचर जो ट्री होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, टिम्बर हो गया, रबर हो गया, है ना, और जो हमारे कास्ट या लकड़ी होती है, जो फर्नीचर वगैरह के लिए हम जो लकड़ी तैयार होती है, ठीक है, उस तरह के पेड़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं फॉरेस्ट्री। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, अनदर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम जो अध्ययन करते हैं, ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। इसमें हम जो प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, ओके, रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है, and other type of provide food and human to provide power, okay, like also manure, okay, and crops, means बेसिकली लाइफ स्टॉक मीन्स जितने भी हमारे जो पशुधन हैं उनके लिए से आपके चारे की व्यवस्था करना, है ना, उनका रहन सहन किस तरीके से वो रहते हैं, उनके लिए वातावरण करना, दो जो एनिमल है उनमें ब्रीड करना, है ना। तो इस तरीके
की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, है ना। और एनिमलों के लिए प्रॉपर चारागाह तैयार करना, चारा बनाना, किस तरीके के चारा उनको चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिशरीज भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट फिशरीज ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ फिशरीज, ठीक है, इंक्लूडिंग हेरिंग, ठीक है, आइलैंड फिशरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फिशरीज इंडस्ट्री होती हैं, जो फिशरीज सेक्टर होते हैं, उनके लिए फीड तैयार करना, किस तरीके का उनका रेजिंग है ना। ये सारी चीज़ें हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो इसमें भी BSc MSc और PhD होती है, और फिशरीज के भी फिर अपनी सब ब्रांच होती हैं बहुत सारी, है ना। उसके बाद करते हैं हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो चीज़ें हैं, इसमें हम फार्म मशीनरी से रिलेटेड या फील्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी इंटरकल्चर इन्वेंशन है, उसको हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम हल की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, ठीक है, आपका फूड हार्वेस्टर की बात करें, ठीक है, थ्रेशर की बात करें, ये सारे कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं, आपके सॉयल इम्प्लीमेंट्स, है ना, आपके कुदाल हो, कुछ भी टूल्स, अगर इस तरीके से हम टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में, या वाटर कंजर्वेशन के लिए, बायो एनर्जी आल्सो, ये सारी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अपने आप में एक ब्रांच है, आगे जाके इसके सब ब्रांच होती है, इसमें MSc BSc MSc एंड PhD का अध्ययन होता है ना। अगली ब्रांच आती है हमारे होम साइंस। होम साइंस का अध्ययन भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो एप्लीकेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेटर मैनर, प्रॉपर न्यूट्रिटिव सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वैल्यू एडेड एंड फूड प्रिजर्वेशन आल्सो, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, है ना। और ये भी एग्रीकल्चर की ब्रांचें हैं, है ना। तो इसमें भी आगे जाके इसकी अपनी अलग सब ब्रांचें हो जाती हैं, और इसमें MSc PhD BSc MSc PhD होती है। तो ये जितनी ब्रांचें मैंने बताई है, ये अपने आप में BSc MSc और PhD प्रोग्राम होते हैं, BTech MTech एंड PhD प्रोग्राम्स इसमें चलते हैं हमारे कंट्री में, है ना। ये मेजर ब्रांच है, इनके अंदर कुछ सब ब्रांचें आती हैं आगे। अब मन में बात आती है कि ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक खेती। पारंपरिक खेती पारंपरिक खेती में हम जो पहले से सदियों से, बहुत सालों से इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, वो हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है, और आज भी होती है ना। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उससे हमारी जो फार्मिंग सिस्टम है ना, वो चलता है, एग्रीकल्चर सिस्टम चलता है। और ये प्रैक्टिसेस काफ़ी ओल्ड प्रैक्टिसेस होती हैं। इसमें हम चाहे एप्लीकेशंस की बात करें, प्रैक्टिसेस की बात करें, चाहे कोई इक्विपमेंट्स की बात करें, कोई टूल्स की बात करें, है ना, चाहे हम, तो वो टूल्स जैसे आपके प्लोइंग है ना, तो इंडिजिनस प्लोय पहले से ही यूज होता है, जिसको देसी हल बोलते हैं, है ना। तो इंडिजिनस प्लोय, है ना, ये आपका ट्रेडिशनल प्लोय है। तो इसका हम पहले से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसके पहले से एप्लीकेशंस हैं, है ना, फार्मिंग में। दूसरी चीज़ें होती हैं कि कुछ हमारे पहले से ही प्रैक्टिसेस में कुछ कल्टीवेशन ऐसी हैं जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी या हाई यील्डिंग ऑफ सीड, है ना, हम यूज करते हैं बहुत सालों से, वो हैं। और वो एक प्रैक्टिस है, वो हमारा इंडिजिनस प्लांटिंग मटेरियल या सीड हमारे पास होता है, जो हम उसको यूज करते हैं। इरिगेशन
इरिगेशन सिस्टम जो हमारा है, जैसे कुछ ऐसे सिंचाई की प्रणालियां हैं जो हम कई सालों से उनको करते हैं, है ना। जैसे ग्राउंड वाटर लेवल, नॉट रिक्वायर्ड, है ना, नॉट रिड्यूस। तो इस तरीके से हमारे कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम कई सालों से इरिगेशन जो प्रणाली है उसको हम अपनाते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं कि जो हमारा जो लेबर क्लास जो लोग हैं, है ना, जो फार्मिंग में ये पहले से ही हम खेती करते हैं, खेत खुद खुदाई करते हैं, है ना, और आपके फावड़े से, कुदाल से, है ना, इस तरीके से अपने खेत को बनाते हैं, बेड बनाते हैं, है ना। तो इससे इससे क्या होता है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, पहले से कई सालों से करे आ रहे हैं, करते हैं, है ना, और खेत खुद जाता है, बीज बो देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बेनिफिट क्या होता है कि जो लोकल पीपल हैं उनको रोज़गार मिलता है, लेबर क्लास को, है ना, उनके लिए रोज़गार अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है। दूसरी चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी, हम कैसे करके पारंपरिक तरीके से हम अपने फसल का उत्पादन बढ़ाएं, है ना। तो पहले से भी बहुत सारे हमारे पास जो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी के लिए कि ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे पास सीड है, वो आपका लो प्रोडक्शन देता है, बट वो क्या है, एक उसमें जो हम यूज़ करते हैं जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं, जैसे गोबर की खाद, है ना, जो ह्यूमस होता है, फॉरेस्ट ह्यूमस होता है ना, जो पत्तों की, पेड़ के नीचे जो पत्ते सड़ गल के तैयार हो जाते हैं उसकी खाद, इस तरीके से हम पहले से यूज़ करते हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस है। हम हमारी जो सॉइल है उस सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमारी सॉइल भी हेल्थी होनी चाहिए, हैम्पर्ड ना हो हमारी सॉइल, है ना, उस चीज़ के लिए हमारे पास नेचर ने हमको इस तरीके के प्रैक्टिसेस दे कि जो हमारे पुराने जैसे हम क्या करते हैं, घास उखाड़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, उसको एक जगह से डाल देते हैं और सड़ गल के वो एक उसको एज अ मैन्योर, एज अ आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होती है हमारी या फॉरेस्ट हमारी सॉइल, तो इससे हमारी सॉइल क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब दूसरी जो है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, है ना, और मॉडर्न एग्रीकल्चर का आधुनिक कृषि क्या है ना। मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो हम आजकल जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, है ना, फार्मिंग को डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, पहले हम हल लगाते थे बैलों के थ्रू, है ना, अब हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं उसकी जगह, वो जल्दी ये आपका खेत जोत देता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लोय होता है, ठीक है, जो जिसको हम मोल्ड बोल्ड हल बोलते हैं, लोहे वाला हल, है ना। पहले देसी हल यूज़ करते थे वुडन वाला, अब मॉडर्न प्लोय यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, पहले कल्टीवेटर नहीं थे, अब आयरन कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, हैरो यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैरो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेटर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अ, इस इस मॉडर्न एग्रीकल्चर में इस तरीके के इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। पहले हाइब्रिड वैरायटी नहीं हुआ करते थे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, है ना, तो मेहनत करके जितना प्रोडक्शन बढ़ा बढ़ा, बट अब एडवांस आपका हाइब्रिड वैरायटी मार्केट में आ गई है, जो इंडिजिनस या नॉर्मल जो वैरायटी है उससे कहीं गुना आपका प्रोडक्शन देती है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड को हम ग्रो करते हैं जिससे हमको ज़्यादा प्रोडक्शन हमको मिलता है। जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है ना, पहले ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे, जो नेचुरल वाटर स्रोत होते थे, है ना, उनसे ही नाली बना के पानी दिया जाता था ग्राउंड लेवल से। अब क्या होता है, ट्यूबवेल लगने लग गए। ट्यूबवेल क्या है, कॉन्सेप्ट है मॉडर्न फार्मिंग का। ट्यूबवेल है तो फिर आपके नेचुरल जो वाटर है उसको यूज़ करने या उसमें जितना टाइम लगता है, जितना मेहनत लगता है, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके के प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं आधुनिक फार्मिंग में।
पहले क्या करते थे कि इस खेत में ये बो दो, फिर उसको छोड़ देते थे। अब हम क्या कहते हैं, मल्टीपल, एक ही लैंड में कई तरह के क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, या कह सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक खेत में एक शेड्यूल बना के कई तरह के क्रॉपों को हम उन्हें मैनी मैनी टाइप ऑफ क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं अपने उस फील्ड में, ठीक है। सिंस आज के टाइम में जो मशीनरी का युग आया, जो रिक्वायरमेंट मशीनरी की बढ़ी, उससे या जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियाँ डेवलप हुई, जैम आपका जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनरी होती हैं, उससे क्या होता है, एक एज अ टेक्निकल पर्सन, है ना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, है ना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी। तो इसलिए मॉडर्न फार्मिंग के लिए जो सोसाइटी है उसको भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है ना। अपग्रेड करेंगे तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, वरना जॉब की क्राइसिस हो सकती है ना। अब भाई कई हेक्टेयर खेत है ना, अब उसको ट्रैक्टर उसने खरीदे, उसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, है ना। पहले हल चलाना तो उसे आता था, ट्रैक्टर चलाने आता, तो ये अपने आप को अपग्रेड करने वाली बातें है ना, या कोई मशीन ऑपरेट करने नहीं आती, तो ये एक पार्ट है। हाई यील्डिंग वैरायटी, एडवांस वैरायटी जो आई, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और हाइब्रिड सीड आए। हाइब्रिड सीड की रिक्वायरमेंट होती है हाई डोज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, तो उसके लिए हमको हमारे पास बहुत सारे आपके केमिकल फर्टिलाइजर है, डीएपी है, मोनोटो पोटास, एमओपी, है ना, एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से अ, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, वो हमारी केमिकल फर्टिलाइजर से इंक्रीज हो गई है ना। बट एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करने से उसका ड्रॉबैक ये है कि जो हमारी सॉइल का जो हेल्थ है, ठीक है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज भी होता जा रहा है। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना, बट सॉइल हेल्थ हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसलिए अब नया कॉन्सेप्ट आने लग गया, फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए मूव कर रहे हैं, है ना। एक्सेस ग्रीन रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा हमारा जो, क्योंकि हाइब्रिड सीड की क्वालिटी है, तो उसको आपका जो फर्टिलाइज़र है वो आपका अच्छा फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र डोज उसको ज़्यादा चाहिए, है ना, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ गए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में सारे केमिकल फर्टिलाइज़र डेवलप हुए, है ना। तो मॉडर्न फार्मिंग में इस तरीके के ड्रिप इरिगेशन हम आप यूज़ करते हैं, फर्टिगेशन यूज़ करते हैं, ट्रिंकल इरिगेशन यूज़ करते हैं, फॉलिया हाउस यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे नए न्यू कॉन्सेप्ट है ना। और अब नया आपका ड्रोन, आपने सुना होगा ड्रोन से, जिसमें जो प्रिसिजन फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिसिजन फार्मिंग में क्या करते हैं, हाईली सारी चीज़ें कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग होती हैं, कहीं दूर बैठ के मैपिंग करते हैं, फोटो मैपिंग, इमेज मैपिंग, इस तरीके की सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई क्रॉपिंग उसमें। तो हम किसी दूर बैठ के मैंगो का और चार्ट पे ये देख सकते हैं कि किस प्लांट में किस तरीके का कुछ इन्फेक्शन है, डेफिशिएंसी है, या इस तरीके की सारी चीज़ें। तो ये एक मॉडर्न फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक, वाईटी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आजकल मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको जो जीआईएस है, या आपका रिमोट सेंसिंग है, इस तरीके के टेक्निक आजकल फार्मिंग सिस्टम में यूज हो रही है ना। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू। आप आप लोग बोर तो नहीं हुए? नो सर, नो सर। ओके, किसी की कोई क्वेरी? शंकर, हाँ बस ठीक है। सर वो जो ब्रांचेस है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, वो सब पढ़ना हाँ पड़ेगा सर? हाँ बेटा, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं बीएससीआईजी में। वो अच्छा। उस तरीके के कोर्स होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर मैंने बताया,
है ना। तो हॉर्टिकल्चर में आपको सबसे पहले आपका एक बेसिक कोर्स होता है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर एक सेमेस्टर में। फिर उसके बाद अगले सेमेस्टर में दूसरा कोर्स होता है फ्रूट साइंस। उसके बाद अगले सेमेस्टर में वेजिटेबल साइंस, फिर पोस्ट हार्वेस्ट, है ना, मेडिसिनल एरोमेटिक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फ्लोरिकल्चर, यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं यहाँ, इस कोर्स में यही पढ़ते हैं।